मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यूपी आवरण टीजी2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन नंबर 5 है। हम लोगों ने पिछले सेशन में 80 नंबर तक क्वेश्चन सारे कर लिए थे। आज क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन से आगे करना स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि इसका सवाल हो सकता है कि आपके यूपी टीजी2 में देखने को मिल जाए या फिर DRDO में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेशन को अंतिम तक देखना है। सेशन पसंद है तो इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि आर्क वोल्टेज का मान क्या होता है यदि उस अवधि को छोड़ दिया जाए जब त्रुटि धारा या शून्य धारा बिंदु पर या उसके निकट होती है। तो हमको पता है कि जब धारा शून्य हो जाती है, याद रखना, जब आई की वैल्यू शून्य हो जाती है तो उस समय क्या होता है, आर्क भी लगभग शून्य हो जाती है। यानी उस समय जो उस आर्क पे जो वोल्टेज है वो भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब आर्क शून्य तो आर्क वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या फिर निम्न हो जाएगा। तो इस चीज़ों को याद रखना है कि जब भी आर्क वोल्टेज शून्य होता है उस समय क्या होता है, आर्क नहीं बनता है और उस समय करंट भी जीरो होती है, क्योंकि करंट के कारण ही क्या होता है, उसमें आयोनाइज होता है हवा, और हवा ही क्या होता है हमारे एक आयन के रूप में, आर्क के रूप में प्रदर्शित होता है या दिखता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 50 हर्ट्ज की आपूर्ति है, एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा और धारा का मान कितना है, 20 एम्पियर है, और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो भी कितना है, 400 वोल्ट है। तो साइनसोइडल टी निकालना है आपको। दोनों धनात्मक रूप से बढ़ने वाले वोल्टेज और धारा ताक्षणिक मान है, क्रमशः 238 हो जाता है और 10 एम्पियर हो जाता है। टी समय पर वोल्टेज का व्यंजक कितना होगा, यही बताना है। हमको पता है कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। हमको पता है कि 400 वोल्ट दिया है, यानी हमको पता है कि जब ताक्षणिक मान निकालते हैं, ठीक है, जब ताक्षणिक मान निकालते हैं तो क्या हो जाता है, Vm बराबर V इंस्टेंटेनियस जिसको बोलते हैं ताक्षणिक मान बराबर हो जाता है Vm साइन ओमेगा टी हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, साइन ओमेगा टी हो जाता है। तो ये देखो क्या दिया है, धारा से बढ़ने वाले धारा का ताक्षणिक मान क्रमशः कितना है, 283, यानी यह जो मान है वो 283 है। तो Vm क्या होगा, और ज़्यादा ही होगा। ठीक है, Vm हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज लिया जाता है, यानी ये लिया जाता है। ताक्षणिक मान क्या होगा, देखो जब Vm 400 है तो ताक्षणिक मान भी 400 होगा, तो क्या अंतर हो जाएगा, कोई अंतर नहीं। इसलिए Vm मान ज़्यादा होता है, ताक्षणिक मान कम होता है, और RMS मान भी क्या होता है हमारा, कम होता है। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो पहले तो Vm लेना है। तो देखो 400 किस में है, या तो इसमें दिख रहा है या तो इसमें दिख रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये दोनों सही है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, 100 पाई टी सब में, 100 पाई टी यानी 100 पाई टी सब में। अब पाई/4 की बात करते हैं। ठीक है, पाई/4 की बात किस लिए करते हैं, क्योंकि टी बराबर 0 की बात किया है। ठीक है, जब वक्रीय तरंग है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है और आई की वैल्यू कम है। ठीक है, तो क्या बोला, धनात्मक रूप से बढ़ने वाले वोल्टेज धारा का ताक्षणिक मान इतना दे दिया है। तो इसमें अब देखेंगे ताक्षणिक मान किस हिसाब से दिया है। तो यहाँ पे देखो पाई/4 यानी 45 की वैल्यू अगर निकालना चाहें। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू देखो क्या होता है, मान लो ये 400 है, ध्यान से निकाल के देखना, ये 400 है। ठीक है, तो 400 है, अगर इसको 0.707 करें तो लगभग उतना आ जाएगा। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 283 दिया है, साइन 45 रखना चाहें तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, हमको पता है कि सर जी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो जाती है। कट के कितना आ गया सर जी, ये 200 हो गया, कितना हो गया, 200 हो गया है। ठीक है, यानी इसको अगर हम 400 गुणे 0.5 किए हुए तो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है, 200 से ज़्यादा है। यानी हमको क्या लेना पड़ेगा, पाई टी तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, साइन 45 से ये तो पाई टी हो ही गया है, पाई/4 है यहाँ पे। ठीक है, और क्या अधिक लिख सकते हैं, अगर हम ये ले √2/√3 लें, ठीक है, क्या लें, या फिर √3/2 लें, इसको हटा देते हैं, √3/2 लें तो हमारा आ सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 200 इसको ले लेते हैं, फिर इसके लिए कितना लेते हैं, 1.73। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अप्रॉक्स कितना आएगा, 283 के करीब आएगा। वोल्टेज की वैल्यू, V इंस्टेंटेनियस की वैल्यू 283 के करीब आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे ये सही बैठा है। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो हम एक कहते थे 60 की वैल्यू होती है, किसकी, 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2।
ठीक है, याद रखना है 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखो अगर ये दिया होता 314T, ठीक है, यहाँ पे 100πt अगर 3.14 करोगे तो 3.14 गुणी 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 314T, ये तो सही दे दिया है, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। π/4 ये कितना है वोल्टेज का है और करंट का कितना हो जाएगा 20 है। तो जब इसका अंतर निकालोगे तो तुमको कितना मिलेगा 60 डिग्री मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज और आई के बीच में जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो तुमको मिलेगा 60। तो साइन 60 बराबर क्या होती है √3/2। और जब इसको तुम √3/2 की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो 200 गुणे 1.73 करोगे तो तुमको ऑप्शन सी प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना किस हिसाब से किया है, ये तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है, इसको काट दी। अब इसमें फंस रहा था और इसको फंस रहा था तो देखने का तरीका बता ही दिए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशुद्ध रूप से प्रेरणी प्रतिक्रिया यानी इंडक्टिव सर्किट है, उसमें आवृत्ति का मान जितना अधिक होता है प्रतिघात भी उतना ही अधिक होता है, क्योंकि एक्सएल जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके फ्रिक्वेंसी के होता है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये इसकी भी वैल्यू अधिक हो जाएगी रिएक्टेंस की, सही है। अगला क्वेश्चन देखो, दो प्रकार के रोटर है, एक सैलिएंट पोल रोटर है और एक सिलिंड्रिकल रोटर है। उपयोग कहाँ किया जाता है हमको पता है सर जी, किस प्रकार के होते हैं सर जी, अल्टरनेटर की बात करें या अल्टरनेटर की बात करें या सिंक्रोनस मोटर की बात करें, दोनों ही किस प्रकार के होते हैं, या तो सैलिएंट होगा या तो नॉन सैलिएंट। सैलिएंट वाला कहाँ प्रयोग करते हैं हाइड्रो में, और नॉन सैलिएंट जिसको सिलिंड्रिकल कहते हैं इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं टर्बो जनरेटर या फिर स्टीम पावर प्लांट में, सही है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और टर्बो वाले की हाइड्रो वाले की कम होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में जब रोटर स्थिर होता है, रोटर स्थिर है यानी NR क्या है 0 है, रोटर स्पीड 0 है, घूर्णी धारा की आवृत्ति आपूर्ति आवृत्ति के समान होती है, कोई दिक्कत नहीं। रोटेटिंग जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है उसके बराबर हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि FR बराबर यस इंटू F होता है। तो जब मोटर रुका हुआ होता है तो स्लिप की वैल्यू 1 होती है, जहाँ पे 1 रखोगे तो जो रोटर फ्रिक्वेंसी है वो तुम्हारे सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब रोटर घूमने लगता है तो आवृत्ति निम्न किस पर निर्भर करती है, हमको पता है कि जब रोटर घूमने लगती है तो ये जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी है किस पे निर्भर करेगी, इसे स्लिप पे ही डिपेंड करेगी ना। देखो 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा जो भी हो जाए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमको रोटर फ्रिक्वेंसी प्राप्त होगी ना। तो हमेशा किस पे निर्भर करती है, हमारे स्लिप पर प्रभाव करती है या फिर प्रभावित होती है, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो पता है डीसी मोटर का क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो सदैव EMF के प्लस IARA के बराबर होता है, प्लस जो ब्रश पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ब्रश पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यही होता है। तो ब्रश के वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम इस साइड लाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो V माइनस बस ड्रॉप किसके बराबर हो जाएगा, उस साइड के बराबर, यही तो बच जाएंगे। तो ऑप्शन सेकेंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये देखो इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, 9 है 3 3 3 3 इस तरीके से सर्किट जुड़ा है। तो पूछा 50 वोल्ट की बैटरी है तो टोटल तो सभी प्रतिरोध ओम में है, तो पूछा कि करंट की वैल्यू क्या होगी, यानी यहाँ से निकलने वाली धारा का मान, यहाँ से निकलने वाली I का मान पूछा है। तो इसके लिए हमको पहले क्या पता होना चाहिए, तो जी R इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये देखो अगर ये वोल्टेज A है तो ये भी वोल्टेज A है, क्यों, क्योंकि सर ये वाला देखिए क्या हो गया शॉर्ट हो गया, तो जो पॉइंट A यहाँ पे होगा वही पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर ये पॉइंट B है तो यहाँ पर भी सर पॉइंट B ही होगा, यहाँ पर भी सर पॉइंट B होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए सर ये भी क्या है हमारा शॉर्ट है, ठीक है। तुमको कितने पॉइंट मिले, 2 पॉइंट मिले, पहला A और B मिला है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट लिख लेते हैं A, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं B। अब देखो A और B के बीच में कितने प्रतिरोध है, पहले इस वाले की बात करते हैं। A और B के बीच में सर एक प्रतिरोध है, कितने ओम का, 3 ओम का। फिर देखो B और A के बीच में कितने प्रतिरोध है, सर 3 ओम का, यानी B A के बीच में 3 ओम का। फिर देखो A और B, यही A पॉइंट है ना ये वाला, A और B के बीच में कितना है, 3 प्रतिरोध, ये निकल गया। यानी यहाँ से देख सकते हैं कि तीनों प्रतिरोध किस में है, समानांतर में। और जब 3 प्रतिरोध समांतर में होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, N/R लगाते हैं। N यानी प्रतिरोधों की संख्या 3 है, प्रतिरोध का मान 3 है, इसको काट दें कितना आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक है। 1 ओम ये है और ये 9 ओम किस में है, इसकी श्रेणी में लगा हुआ है ना। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 ओम,
यानी आर इक्वलेंट 10 ओम निकाल गया। और हमको पता है कि आई बराबर कितना होता है V/R। V कितना है 50 वोल्ट दिया हुआ था, आर कितना है 10 वोल्ट दिया है। इसको काट दो, तुमको निकल कर चला आएगा 5 एम्पियर। सही है, 5 एम्पियर निकल कर चला है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है सर्किट को। ठीक है, चलो आगे देखना है, एक बार फिर से इसको ट्राई करना। और सेशन समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कराया जाता है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। देखो अगला क्वेश्चन है, वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में है तो सिंपल कहानी यही हो जाती है। किसके लिए होता है? वेव वाइंडिंग जो होता है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए होता है। हाई वोल्टेज लो करंट के लिए होता है। और यही अगर हम लैप की बात करें तो लैप किसके लिए होता है? निम्न वोल्टेज उच्च धारा के लिए हो जाता है। ठीक है, लैप की, इसको याद रखना है। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, ए बराबर पी हो जाता है। ए बराबर पी किसमें? लैप में। और वेव में ए बराबर 2। तो इसको भी याद रखना है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर के निर्माण के मामले में योग का कार्य क्या होता है? देखो योग का काम क्या होता है? उच्च प्रतिष्ठव्य प्रदान करना, नहीं, निम्न प्रतिष्ठव्य। ठीक है, निम्न यानी लो रिलक्टेंस पाथ प्रवाह करना जिससे फ्लक्स घूम सके। दूसरा, विद्युत धारा के लिए पाथ, नहीं, फ्लक्स के लिए पाथ हो जाए, विद्युत धारा के लिए नहीं। एयर गैप धारा की दिशा में हो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए होता है कि ध्रुवों को क्या, क्योंकि हम स्टेटर पे यानी योग पे क्या लगाते हैं, एक तरीके से पोल लगाते हैं, तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल सके इसलिए लगाते हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ के शक्ति गुणों को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? हमको पता है कि cos फाई बराबर 2-3 फार्मूले हैं, या तो R/Z कर दीजिए, या फिर एक फार्मूला और होता है क्या, किलोवाट अपॉन KVA कर दीजिए। सभी एक ही चीज़ है सर, निकल सकता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। अगला, केबल के प्रयुक्त विद्युत सामग्री में से मुख्य आवश्यकता क्या होती है? इनमें मतलब एक विद्युत सामग्री का प्रयोग करें केबल में तो क्या चीज़ होनी चाहिए? उच्च विद्युत रोधी प्रतिघात। दूसरा, निम्न विद्युत प्रतिरोधी प्रतिघात, ये तो नहीं होना चाहिए। निम्न विद्युत रोधी प्रतिघात नहीं, न प्रतिरोध हो निम्न, न प्रतिघात नहीं, उच्च होना चाहिए। उच्च विद्युत रोधी प्रतिघात, ये तो पहले खत्म हो गया, प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। देखो उच्च विद्युत रोधी प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, प्रतिघात नहीं। देखो यहाँ तो पहले निम्न दे दिया, ये पहले नहीं, प्रतिघात तो कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वो क्या है, इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, उच्च विद्युत रोधी प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, तो ये निम्न दे दिया तो पहले गलत हो गया, और प्रतिघात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों तो गलत हो गए। प्रतिघात नहीं, यहाँ पे अगर प्रतिरोध देता तो सही हो जाता। ये निम्न नहीं, यहाँ पे उच्च होता तो यही ऑप्शन सी से बी सही हो जाता, अगर उच्च दिया जाता तो। और प्रतिघात से कोई मतलब नहीं। हाँ, इसमें से देखो ऑप्शन सी देखो, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, एकदम सही चाहिए। उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए, यानी डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उतनी अच्छी बात है। जिसको केवी पर mm में दिखाते हो ना, वो जितना ज़्यादा है तो उतना अच्छा वो इंसुलेटर कहलाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो इंग्लिश में वो देखा होगा, इसलिए इंग्लिश में दिखाया है। इसका मतलब बता देंगे। इट इज़ अ डिज़ायरेबल फॉर अ रिले सिस्टम टू बी सेंसिटिव सो दैट इट ऑपरेट विथ कितने एम्पियर ऑफ वोल्टेज। देखिए वो पूछ रहा है, सिंपल बात है कि रिले कितना सेंसिटिव होना चाहिए कि वो कितने वोल्टेज या फिर एम्पियर को क्या कर सके, वोल्ट एम्पियर तक को वो क्या कर सके, सेंस कर सके। तो हम चाहेंगे कि सरसरी सेंसिटिविटी या फिर संवेदनशीलता इतनी हो कि वो कम से कम वोल्टेज और कम से कम धारा, या फिर टेम्परेचर है तो कम से कम टेम्परेचर, लोड है तो कम से कम लोड को वो सेंस कर ले। यानी हल्का सा भी वेरिएशन हो उसमें, जितना तुम उस पर सेट किए हो रिले पे, उससे हल्का सा भी ऊपर नीचे हो तो क्या फर्स्ट से सेंस करके रिले मैसेज भेज दो सर्किट ब्रेकर के, तुम ट्रिप हो जाओ भाई, कुछ फॉल्ट दिख रहा है। ठीक है, तो जितना कम से कम वो सेंस कर ले उसकी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी होगी। अब ऐसा थोड़ी हो कि जब तक 6 एम्पियर नहीं होगा हम सेंस नहीं कर पाएंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 93। लेड एसिड बैटरी चार्ज करने के दौरान क्या होता है, एनोड यानी पॉजिटिव जो होता है
चॉकलेटी ब्राउन कलर या डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। पीला रंग से कोई सेंस नहीं है, सफ़ेद रंग से कोई से स्लेटी होता है, पर मान भी लेते हैं कि क्या होता है, कैथोड होता है। एनोड गहरे लाल रंग का होता है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मुख्य समस्या यह है कि कम से कम संभव समय के भीतर आर्क को सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए ताकि उत्पन्न ऊष्मा खतरनाक मान तक न पहुंच सके। ये किसमें देखा जाता है, जो भी आर्क होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, वो सारे कहाँ होते हैं, हमारे सर्किट ब्रेकर में होते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर ही ओपन और क्लोज होता है और उसी के बीच में क्या होता है, गैप बनता है छोटा सा। उसी गैप के कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में आर्क उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आर्किंग टाइम, प्री आर्किंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम जो भी होता है हमारे सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड होता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो चालक से कोई मतलब नहीं, ब्रिज से कोई मतलब नहीं, स्विच गियर से नहीं। देखो स्विच गियर में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, नो डाउट स्विच गियर ही स्विच गियर का पार्ट ही है सर्किट ब्रेकर, मगर इंडिविजुअल नहीं बोला सर्किट ब्रेकर ना, क्योंकि रिले में कभी भी क्या होता है, चिंगारी ये सब नहीं होती है। तो हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा, स्विच गियर सर सही, सॉरी सर्किट ब्रेकर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चिंगारी भी होती है तो सर्किट ब्रेकर में होती है, न कि रिले में। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। प्रेरण प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा इसके भाग को निर्मित नहीं करता है। वोल्टेज कॉइल होती है, एकदम सर वोल्टेज कॉइल तो होती है। आर्मेचर कॉइल होती है सर, करंट कॉइल होती है, करंट कॉइल कॉल होता है जो सर फिक्स्ड कॉइल होता है, पोटेंशियल कॉइल मूविंग कॉइल होता है, और वोल्टेज कॉइल और स्टेटर कॉइल, सॉरी वोल्टेज कॉइल और आर्मेचर कॉइल दोनों पाए जाते हैं, मगर स्टेटर तुम्हारे मोटर में पाया जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहता है तब कह सकते थे कि सर स्टेटर होता है। ठीक है, एनर्जी मोटर में स्टेटर रोटर नहीं होता है जी। ठीक है, वो सब घूमते ही नहीं है। स्टेटर रोटर तो तब होता है ना जब मूविंग पार्ट आता है, तब वहाँ पे तो बस तुम्हारा स्पेंडल घूमता है जो कि एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, और वो किस पे फिक्स होता है, तो पोटेंशियल कॉइल पे फिक्स होता है। सही है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो पहला क्वेश्चन इजी है, ये तो बहुत बार बताएं, इसको तो बताया नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सर चालक है तो पीटीसी होगा। पीटीसी मतलब सर जी आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो प्रतिरोध का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो वही तो पूछा है कि चालक के तापमान में वृद्धि होने से उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो वृद्धि होने से कम रहता है, नहीं सर जी। कमी होने पे कमी, नो सर। कमी में वृद्धि, नहीं सर। ये दोनों ही क्या है, एनटीसी के टाइप हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट जो भी है उसकी बात है। मगर जब चालक की बात करेगा तो चालक तो केवल सर एक ही है, हमारा राजा पीटीसी। ठीक है, इसके याद रखना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे एग्जाम्पल है इसके। चलो अगला क्वेश्चन, ईएमएफ पर टर्न याद रखना कभी नहीं बदलता ट्रांसफार्मर का, ये पहले बता चुके हैं। ईएमएफ पर टर्न कभी नहीं बदलता। अगर एक प्राइमरी में एक टर्न लगा है 4 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो सेकेंडरी में भी एक टर्न 4 ही वोल्ट जनरेट करता है। तो देखो बोला क्या है कि ईएमएफ पर टर्न ऑफ 220 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज ये, यानी एक टर्न पे 8 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। कोई दिक्कत है, एक टर्न पे 8 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है। तो बोला है कि बताओ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न कितने होंगे। तो हमको पता है कि इसको अगर N2/N1 कर दें, ठीक है, तो अगर ये 8 वोल्ट है तो ये भी कितना होगा, 8 ही वोल्ट होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो किसका पूछा है पहले, प्राइमरी टर्न का। तो निकाल देते हैं 250 बटे, अगर ये 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 3 के 24 हो गया, बचा 2 यानी 20 हुआ, तो 32 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 32.8 समथिंग आएगा। तो कौन सा रिलेटेड है, तो पहला तो ऑप्शन ये हो जाएगा 32। दूसरा देखो, दूसरा कितना दिया है, 3000 वोल्ट दिया है, 3000 वोल्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना है, 8 ही है। इसको काटो तो कितना हो जाएगा, पहले 3 बार में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, बचा 6 तो 60 हुआ, 60 तो 8 सते 56 हो गया, 56 हो गया, बचा कितना 4, तो ये 375, 8 पंजे 40, ये तो पूरा आ गया। ठीक है, 375, और प्राइमरी में 32 वोल्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरा करके बता दिए, सही ना, क्योंकि ईएमएफ पर टर्न कभी नहीं बदलता। अगर 1000 वोल्ट है तब भी उसको 8 से भाग देना पड़ेगा, और 1 टर्न है तब भी 1000 से ही 8 से ही भाग देना पड़ेगा। सही है ना, क्योंकि ईएमएफ पर टर्न प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी नहीं चेंज होता है। चलो ये तो ऑफलाइन बैच में पता है जी अच्छे से। ठीक है, जो ऑफलाइन बैच हमारा देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा चालक जो उप संस्थान से उस क्षेत्र से जोड़ता है जहाँ बिजली वितरित होती है। यानी एक सिंपल बात करें तो किसकी बात बोल रहा है, सर्विसमैन
कभी नहीं होता। सर्विसमैन क्या होता है, हमारे पोल से जो एनर्जी मीटर तक केबल आती है उसको सर्विसमैन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो बटन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यानी सब स्टेशन के बाद जो तारें बटने लगती हैं कि तुम इस क्षेत्र में जाओ, तुम इस क्षेत्र में जाओ, जहाँ से बिजली बटना स्टार्ट होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। सर्विस हेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। देखिए जो फीडर है ना, फीडर को ही बोलते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक के बीच का जो दूरी होती है, तार होती है, को क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। क्योंकि फीडर मतलब सोर्स पहुंचाने वाला, तो बटेगा पहले तब ना जब यहाँ तक पहले पहुंचेगा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, तो उसी को क्या बोलते हैं, फीडर बोलते हैं। तीन ही होते हैं, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विसमैन। फीडर करंट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन जो होती है या फिर फीडर वो करंट के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, करंट के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के हिसाब से और सर्विसमैन किलोवाट के हिसाब से। ये सब सारी चीज़ें याद रखना पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखो क्या पूछा है। निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर एक प्रकार का नहीं है। देखो कोर टाइप होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोर टाइप होता है, सेल टाइप होता है। स्पाइरा कोर मतलब समझ रहे हो, जो बेरी टाइप होता है, बेरी टाइप, इसमें ना अनंत कोर होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं और इन सब पे ऐसी ऐसी वाइंडिंग की होती है, ठीक है, उसको बेरी टाइप बोलते हैं। तो ये टाइप होता है, मगर रोटा कोर टाइप कोई नहीं होती। स्पाइरा कोर मतलब स्पाइरल टाइप का, देखो स्पाइरल टाइप का ही दिखता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जिग जैग बना होता है, मगर रोटा कोर टाइप कोई नहीं होता है। रोटा कोर टाइप कोई प्रकार आज तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो रोटा कोर टाइप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर के टाइप नहीं है। ट्रांसफार्मर के टाइप डिज़ाइन के हिसाब से देखो तो ये तीन ही होते हैं, कोर टाइप, शेल टाइप, बेरी टाइप, ठीक है। और ऐसा कोर टाइप में ऐसा कोई चीज़ नहीं होता कि टाइप के हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत दिया है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, ये तो ईजी है। क्या पूछा है, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में स्लिप का किससे निर्धारित करते हैं। तुमको पता है स्लिप बराबर क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक है, यही होता है। NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100, ये इंटू 100 यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे दे दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा ये गलत दे दिया है, ठीक है। वैसे और देखो तो अगर एग्जैक्ट मिलाने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही हमारा 2 ही मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे NS होना चाहिए था, यहाँ पे NS और यहाँ पे RR होना चाहिए और यहाँ पे NS होना चाहिए। ये जहाँ पे सिंपल N लिखा है वो रोटर के लिए दर्शा रहा है। देखो NS माइनस NR अपॉन NS मिल रहा है, अच्छा था जी, सही है। ये रोटर पहले दे दिया, नहीं पहले क्या होना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड से पहले तो रोटर दे दिया, बटे NS तो सही है, मगर पहले NR माइनस NS होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और NS माइनस NR अपॉन ये NS होना चाहिए था। तो ये तो तीनों पहले से तुमको गलत लग रहे हैं, बस हल्का फुल्का सही तुम्हारा कौन सा लग रहा है, यही लग रहा है, मगर इसको भी इंटू जो किया है उसको बगल में इस तरीके से करना चाहिए था, इस तरीके से करना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक दे चुका है। तो आई होप सेशन पसंद आएगा, कहाँ पे क्या गलती है, क्या सही है, क्या आयोग दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है, सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे लेके चल रहे हैं। आई होप सेशन पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, और ये सारी चीज़ें तुमको समझ में आ रही है, क्योंकि ऑफलाइन बैच वाले तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो सेशन को लाइक करना है, शेयर कर देना है, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको लाइक कर देना जी, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए होगे तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।